नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, धैर्य का फल बहुत मीठा होता है। धैर्य रखे रहिए आप। उसमें आपको आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है, सुननी पड़ सकती है। तमाम लोग कह सकते हैं कि आपने गुड़ गोबर कर दिया, डुबा दिया, खत्म कर दिया, देश को बेच दिया, सब कुछ कर दिया। ये सब आपको सुनने को मिल सकता है, लेकिन धैर्य का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। धैर्य धारण करना चाहिए। अब हमेशा नहीं करना चाहिए धैर्य धारण। धैर्य की परीक्षा जब खत्म हो जाए और लोग आपको परेशान कर दें कि नहीं, आपके धैर्य को अब तोड़ के ही मानेंगे, तब फिर तो आपको कुठार उठाना पड़ता है और फिर आप उठाते भी हैं और फिर उसका प्रतिफल भी अलग होता है, उसका नतीजा अलग होता है। मैं बात कर रहा हूं भारत और अमेरिका के संबंध के बीच में और भारत के धैर्य के बारे में, और खास तौर से माननीय श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी ने खूब धैर्य रखा, इसमें कोई शक नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, धैर्य बनाए रखा। देश को एक शख्स लगातार अपमानित कर रहा था, जगह ब जगह कुप्रचार कर रहा था, देश के बारे में बोल रहा था, भारत के बारे में बोल रहा था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोल रहा था। सवाल ये नहीं है कि आप प्रधानमंत्री मोदी को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप अनर्गल बयान दे रहे हैं और वो बयान दे रहे हैं जो नरेंद्र मोदी ने कभी किया नहीं, ना दिया, और उसके बारे में आप इस तरह की प्रचार कर रहे हैं जो पूरी तरह से गलत है। और वो भी उनके बारे में जो आपके तथाकथित मित्र कहे जाते थे, दोस्त माने जाते थे, उनके बारे में आपने जो दुश्मनी निकालनी शुरू की, वो ठीक नहीं था। भारत ने संपूर्ण धैर्य रखा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ना जाने कितनी बार, 11 बार, 26 बार की 100 बार, ना जाने कितनी बार, अपोजिशन तो कहता है 100 बार से अधिक, लेकिन अगर टोटल काउंट करें तो 11-12 बार ये बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप ने ही की और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए। अब नोबेल प्राइज तो वो इस गाजा के लिए भी मांग रहे हैं, अभी पीस बोर्ड उन्होंने बना लिया है। नोबेल प्राइज तो वो कंबोडिया में जो वॉर चल रहा था उसके बारे में ही बोल रहे हैं। नोबेल प्राइज तो वो यूक्रेन रशिया वॉर के भी बारे में बोल रहे हैं। और सब जगह उनको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो हर जगह जाकर के शांति मसीहा बन करके, शांति के दूत बन के जाते हैं और उनके बस इंटरफेरेंस के बाद शांति हो जाती है। होता कुछ नहीं है, होता ढाक के 3 पात है। यूक्रेन रशिया वॉर कुछ नहीं रुका है। गाजा में यह बात सही है कि गाजा में थोड़ी दिन के लिए अभी शांति हो गई है, उसमें उनका नजरिया कुछ और है। लेकिन इस शांति के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जो पूरी दुनिया में अशांति फैलाई, वो डायरेक्ट वॉर से कहीं अधिक था। आप सीधे न्यूक्लियर वॉर में नहीं गए हैं, आप सीधे ब्रह्मोस मिसाइल का भारत की तरफ से और आपके तरफ से कोई मिसाइल या पूरी दुनिया में जो मिसाइलों का वॉर चल रहा है, आप मिसाइल वॉर में नहीं गए हैं, सैनिक वॉर में नहीं गए हैं। लेकिन आपने जिस एक वॉर की शुरुआत की, वो इस वॉर से भी ज्यादा खतरनाक था। और आपकी दरोगई, आपकी चौधराहट, पूरी दुनिया में आपने ये स्थापित करने की कोशिश की कि आप चौधरी हैं, आप दरोगा हैं। लेकिन कहते हैं ना कि प्रकृति जब मारती है तो आवाज भी नहीं होती। हालांकि यहां तो प्रकृति ने जो आपकी पिटाई की है, धुलाई की है, उस पर आवाज भी बहुत जोर जोर से हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है। इतना नहीं शोर हो रहा है, इतना ही नहीं, जितनी आप अपेक्षा करते हैं उससे ज्यादा। $250 बिलियन लौटाना पड़ेगा, इसकी चर्चा हो रही है कि $250 बिलियन जो आपने अधिक तहसील लिया है अपने बदतमीजी की वजह से, अपनी बदमिजाजी की वजह से, अपने दोस्तों को दुश्मन बनाने की वजह से, तमाम दुनिया में अशांति फैलाने की वजह से, जो $250 बिलियन आपने तहसीला है अवैध तरीके से, गलत तरीके से, उसे लौटाना भी पड़ सकता है। इसको कहते हैं डंडे की गूंज। आप सबको मालूम है, जिस बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, आप में से बहुत बहुत हमारे जो दर्शक हैं उनको मालूम होगा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने माननीय डोनाल्ड ट्रंप की सारी हैंकड़ी उतार दी है और उसका नतीजा अब यह हो रहा है कि वो बिलबिलाए हुए हैं। तो जैसे सांप के पिछवाड़े पर जब लात पड़ती है तो बड़ी तेजी से वो
फन फैलाता है और फिर किसी को डसने का वो इंतजार करते रहता है। फैसला आया नहीं सुप्रीम कोर्ट का कि फिर उन्होंने एक टैरिफ लगा दिया, लेकिन पिछले जो अधिकार थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से दबोच लिया और कहा कि ये तुम्हारे बस में था नहीं, जो तुमने किया क्यों? जो तुम्हारा निर्णय नहीं हो सकता था, ये कांग्रेस का निर्णय हो सकता है, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का निर्णय हो सकता है। कांग्रेस से बिना सलाह किए हुए, सीनेट से बिना सलाह किए हुए तुमने अपने एक कलम के फैसले से और ट्रुथ पोस्ट पर कुछ भी पोस्ट कर देने से आपका फैसला हो जाता था। किसी से कोई राय मशवरा नहीं। जो साइकोफेंट हैं उनके, जो ट्रेड एनवॉय वगैरह हैं और ट्रेड सलाहकार हैं, व्यापारिक सलाहकार हैं, वो उनके साइकोफेंट हैं। तो साइकोफेंट ने कहा कि नहीं नहीं हुजूर, आप जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, करते जाइए करते जाइए। ये इतना पागल हो गया बेचारा कि 100% तो बढ़ाया ही, 200%, 300%, आखिर में तो भारत के खिलाफ कहा कि 500% का टैरिफ लगा देंगे, 500% का, अगर रसिया से तेल लेना नहीं खरीदोगे तो। यूरोपियन यूनियन को धमकाना शुरू कर दिया। और फिर पागलपन का दौर आपने देखा ही कि कैसे ग्रीनलैंड को कब्जे की बात, डेनमार्क पर कब्जे की बात, वेनेजुएला से मदुरो को उठा लिया। तो इस सबको उठाते उठाते ये बिल्कुल चौधरी बन गया। अभी तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो विरोध करने वाला व्यक्ति था वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहुंच गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने पड़ोसी देश कनाडा के प्रधानमंत्री ने खरी खोटी सुना दी, सामने में कह दिया कि चौधराहट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और अमेरिका ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत बड़ी भूल कर रहा है। हुआ मित्रों ये कि पूरी दुनिया से अमेरिका अलग थलग पड़ गया। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने ट्रेड डील फाइनल किया। भारत अभी रसिया और चीन के साथ अपना मूवमेंट बढ़ा दिया था। यूरोपियन यूनियन आया, इंग्लैंड आया, पूरी दुनिया के साथ भारत के रिश्ते अच्छे होने लगे। और यूरोपियन यूनियन जो अभी तक अमेरिका के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट था, आज भी डिपेंडेंट है। नेटो में 65% पैसा अमेरिका का लगा हुआ है और बाकी जो 35% है उसमें ये 27, 28, 32 देश जो हैं वो उनका कंट्रीब्यूशन है। तो वैसे भी अब यूरोपियन यूनियन के देश उस तरह से धनी नहीं है जिस तरह से अमेरिका है। और धनी और गरीब की बात छोड़ दीजिए, अमेरिका डिफेंस पर पैसा लगाता है और उसकी स्ट्रेटेजी का यही हिस्सा है कि हम अपना सैनिक भेजते रहेंगे। वो डिफेंस डिप्लोमेसी करता है, वो अपने सैनिक के नाम पर, अपने आर्म्स के नाम पर डिप्लोमेसी करता है, क्योंकि वो आर्म्स का बहुत बड़ा डीलर है, व्यापारी है, अपने आर्म्स को बेचना चाहता है पूरी दुनिया में। तो इसको लेकर के वो चाहता है कि दुनिया में अनरेस्ट होता रहे, हर इलाके में अनरेस्ट हो। अनरेस्ट होगा, युद्ध होगा, युद्ध की स्थिति बनेगी, तभी तो हमारा माल बिकेगा। तो वो आप वहां के जो डिफेंस प्रेमिसेस हैं, जो डिफेंस के माफिया हैं, वो उनको गाइड करते हैं वहां की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को। अब उसके बिना पर वो इस तरह का करतूत करते जा रहे थे लगातार। रसिया यूक्रेन को लेकर के रसिया को कल्पित समझा रहे थे, यूक्रेन को भी समझाने की कोशिश की उन्होंने, डराने की कोशिश की, लेकिन वो चाहते नहीं है कि यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध रुक जाए। युद्ध अगर रुकेगा तो लॉकहीड मार्टिन को फायदा कहां से होगा? लॉकहीड मार्टिन को फायदा पहुंचाने के लिए तो युद्ध करते रहना है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है एक तरफ कि मैं उन्हें शांति के लिए नोबेल प्राइज मिल जाए, और दूसरी तरफ कह रहा है कि नहीं, युद्ध होते रहना चाहिए ताकि लॉकहीड मार्टिन को पैसा और डॉलर मिलते रहे, उनको कोई नुकसान नहीं हो। और फिर उनको जब डॉलर की कमाई होगी तो फिर इलेक्शन में फंडिंग होगी, रिपब्लिकन को, डेमोक्रेट को भी फंडिंग होगी, वो तो करते ही रहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की या अमेरिका की ये जो डिफेंस डिप्लोमेसी है, उसका आधार वहां के डिफेंस कॉर्पोरेट हैं जो वो उनके ऊपर पैसा लगाते हैं। अभी अब कहानी ये हुई मित्रों कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है, तुमने अपने अधिकार का बेजा इस्तेमाल किया। जो तुम्हारा अधिकार है ही नहीं उसका तुमने इस्तेमाल कैसे कर लिया? मतलब अभी तक के जो ट्रेड टैरिफ के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का यूनानिमस निर्णय था, अनइक्विवोकली जो मर्जी आ रहा था वो करते जा रहा था, वो सारे निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल अवैध है, गलत है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही राष्ट्रपति के निर्णय को गलत ठहरा दिया है, तो अभी तक जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा करके अमेरिका ने पैसे तसीले हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पैसे उनको लौटाने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप अमेरिका कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं, वहां तो रूल ऑफ लॉ है। वो दावा करते हैं, वो दुनिया भर को कहते हैं कि हम तो एक्चुअली फंक्शनल डेमोक्रेसी है,
और फंक्शनल डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि रूल ऑफ लॉ के प्रोटेक्शन के लिए जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने के 6 जज ने फैसला दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वो तो रूल ऑफ लॉ को ही स्टैब्लिश किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने जजेस को कह रहे हैं कि ये सभी बेवकूफ नंबर 1 हैं, नेस्टी हैं, बहुत ही गलत काम किया है, और वो अपने आप को अपना डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 6 रिपब्लिकन बेवकूफ है और जो 6 लिबरल है, जो डेमोक्रेट है, वो तीन जो रिपब्लिकन है और 3 जो डेमोक्रेट है वो बड़े बेवकूफ हैं। वो जज के ऊपर ही बम्बार्डमेंट करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं है, हमारे राइट को उन्होंने रोक दिया है तो हम बाईपास कर जाएंगे। अब जो नेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पैक्ट 1977 के आधार पर जो बिना किसी से राय मशवरा किए हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट कलम उठाता था, सिग्नेचर कर देता था, ऑर्डर दे देता था कि ये टैरिफ बढ़ा दो इस देश के खिलाफ, और बढ़ाने के बाद अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे आके पोस्ट कर देता था, ट्वीट कर देता था कि हमने भारत के खिलाफ 500% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, चाइना के खिलाफ ये कर देंगे, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ ये करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान के खिलाफ ये कर देंगे, रसिया के खिलाफ तो खैर हम खड़े ही हैं, युद्ध ही लड़ रहे हैं। तो जो मर्जी आए कलम उठाए और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दे और फिर उस ऑर्डर को पोस्ट कर दे ट्रुथ हैंडल पर, और फिर पूरी दुनिया को ये डराना शुरू कर दे कि देखिए लग गया भाई। मतलब अमेरिकी प्रेसिडेंट का सिग्नेचर ही रूल बन गया था। इसको अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका सिग्नेचर रूल नहीं है, बल्कि आपका कंसल्टेशन विद द कांग्रेस, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे आप राय मशवरा करके ही करेंगे। अब दिक्कत मित्रों ये है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन को बहुत ही थिन मार्जिन है और यही हालत सीनेट में है। रिपब्लिकन को 218 है और उधर डेमोक्रेट को 214 के आसपास है। इसी प्रकार से सीनेट में 53 है रिपब्लिकन को, तो 48 है डेमोक्रेट के पास। तो बहुत ही थिन मार्जिन से ये सत्ता में है। और पिछले दिनों अभी एक मुद्दे पर क्रॉस वोटिंग भी हुई, इसी टैरिफ वॉर को लेकर के क्रॉस वोटिंग हुई कि ये इस तरह से जो आप बदमाशी कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। और उसमें रिपब्लिकन जो रॉन पॉल जैसे जो सेनेटर हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, उनके खिलाफ जाकर के वोटिंग किया। 5 जो सेनेटर थे रिपब्लिकन के, उन्होंने डेमोक्रेट के पक्ष में समर्थन कर दिया, या यूं कहें कि जिस मुद्दे पर उनको समर्थन करना चाहिए था रिपब्लिकन को उन्होंने नहीं किया। तो क्रॉस वोटिंग हो गई है। अब ये साहब पहली बार डर गए हैं और अभी मिड टर्म का वहां पर चुनाव होना है, आगे मिड टर्म है और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ गया। इसके पहले बहुत सारे फैसले ऐसे आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ही बात को आगे बढ़ाया। तो इनको लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, हम जो कहे जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा। एलोन मस्क लगातार कह रहे थे कि ये आप जो इस तरह का पागलपन वाला निर्णय ले रहे हैं, और खास तौर से भारत जैसे देश के खिलाफ जो आपका एक डिपेंडेबल अलाय है, इतने दिन से आपका संबंध है और भारत के टैलेंट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको चाइना से दुश्मनी मोल लेनी है तो भारत से भी आप दुश्मनी मोल ले रहे हैं। अगर आपको एशिया में आपको ठीक से पैर जमाना है और चाइना के खिलाफ आपको कोई मोर्चा लेना है तो वहां सबसे बड़ा देश हो सकता है भारत, जो आपका मित्र भी है, आप उसके साथ दुश्मनी ले रहे हैं। और आप किसको गले लगा रहे हैं? जो टेरर की फैक्ट्री है पाकिस्तान। यह और बात है कि टेरर की फैक्ट्री पे अब जब उनको लगने लगा कि ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो हमसे पैसे ले लेगा और उसके बाद फिर हमारे ही खिलाफ माहौल बनाएगा। और भारत ने बड़ी मजबूती से कहा, अभी एस जयशंकर ने जर्मनी में कहा कि जिस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड, और खास तौर से उन्होंने इंग्लैंड का इशारा किया कि जिस तरह से वो टेररिस्टों को और एक खास आस्था के समुदाय को जिस तरह से प्रोटेक्शन वो दे रही है, उनको लग रहा है कि वो भारत के खिलाफ या अन्य देशों के खिलाफ एक वॉर माफिया तैयार कर रहा है। उनको पता नहीं है कि ये महिषासुर उन्हीं के गर्दन पर हाथ रखने वाला है। बड़ी मजबूती से एस जयशंकर ने कहा, और ये कहे जा रहे हैं कि आप जो कृत्य कर रहे हैं उससे आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। और वाजपेयी जी हमेशा कहा करते थे कि औरों के घर में आग चिंगारी से चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों को घर में आग लगाने के पहले अपने ही घर में खड़ा होता है। तो ये दूसरे के घर में चिंगारी जलाना चाहते हैं, अब ये फूकने वाले हैं। तो स्थिति मित्रों यह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद
अब ट्रंप की हैसियत दो कौड़ी की हो गई है इस मामले में, लेकिन वो अब रस्सी जल जाए बल नहीं जाता है। तो ट्रंप साहब ने क्या किया, एक आर्टिकल 122 जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक अधिकार दे रहा है कि आप अपने इस आर्टिकल के तहत अपने निर्णय को बहाल कर सकते हैं, उसके तहत उन्होंने 10% का एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। अब बोला कि यही ग्लोबल टैक्स होगा, मतलब 15% का ग्लोबल टैक्स हो जाएगा। 15% का ग्लोबल टैक्स उन्होंने इंपोज कर दिया। अब मित्रों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत के साथ जो उनका ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कि 18% टैरिफ अभी भी इंपोज है, 18% घटा दिया था, 50 से 25, फिर 25 से 18% कर दिया। अब भारत के साथ जो 18% का टैरिफ है, ये क्या नल एंड वॉइड हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा? और फिर से जो अभी ग्लोबल टैरिफ उन्होंने इंपोज कर दिया है 10 और 15% का, क्या वो 10-15% अप्लाई होगा? अभी पूरा खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी जो ट्रंप ने जो नया निर्णय लिया है, उसको भी हो सकता है कि चैलेंज किया जाए। हालांकि इस मामले में ट्रंप जीत जाएंगे, क्योंकि यहां पर सीधा सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप हारे इसलिए क्योंकि ट्रंप के पास वो अधिकार नहीं था जो अधिकार सीनेट का था या कांग्रेस का था। ये कांग्रेस सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सलाह के बगैर अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह का पागलपन वाला निर्णय नहीं ले सकता है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिया। लेकिन अभी आर्टिकल 122 के तहत जो निर्णय लिया है, उस निर्णय में अमेरिकी राष्ट्रपति को एक इम्यूनिटी मिली हुई है, क्योंकि वो आर्टिकल कहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह का निर्णय ले सकता है। तो क्या ये 10-15% का जो ग्लोबल टैरिफ है, ये क्या रूल बन जाएगा? क्या इस पर इसको कोई चुनौती नहीं दी जाएगी? और अगर चुनौती दी गई तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन होगा? हालांकि ये चुनौती सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पहला जो निर्णय था उनका, जो उनको जो नल एंड वॉइड किया, उस पहले निर्णय के बाद अब जब उनको और आगे कोई निर्णय लेना पड़ेगा, वैसी परिस्थिति में उनको पूरा कांग्रेस का समर्थन चाहिए। और कांग्रेस के समर्थन के लिए फिर वही थिन मार्जिन के हाउस में अपने को खड़ा करना पड़ेगा। और वैसी परिस्थिति में उनको थिन मार्जिन वाला हाउस पूरी तरह से सपोर्ट कर ही देगा, इसकी संभावना कम है, क्योंकि सीनेट में ऑलरेडी क्रॉस वोटिंग हो चुकी है। 53 था, एग्जैक्टली 5 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया। अगर 6 कर दिया होता तो मामला खराब हो जाता, रुक गया 48 पे आकर के, बराबर की हो गई। तो इससे एक लिटमस टेस्ट पहले हो चुका है। अब अगर ट्रंप और कोई लिटमस टेस्ट करना चाहते हैं और उसमें फेल हुए, तो मिड टर्म इलेक्शन पर सीधा असर पड़ जाएगा। मतलब जो चौधरी बनकर के घूम रहा था, उसके पांव में और हाथ में बेड़ियां डाल दी उन्हीं के देश के सुप्रीम कोर्ट ने, किसी और ने नहीं डाला। और इसीलिए मैंने आपको मित्रों कहा कि धैर्य का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। भारत धैर्य बनाए रखा, और ये जीत अमेरिकी नागरिकों की नहीं है, अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स की नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट की उस तरह से नहीं है। ये जीत मोटे तौर पर भारत की है, क्योंकि भारत के खिलाफ वो सबसे ज्यादा आग उगल रहे थे अभी। हालांकि अभी जो नया ट्रेड डील हुआ है, उसमें तो वो फिर दोस्त बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अब जो है हमारी सारी बात भारत मान रहा है। भारत हमसे भी तेल खरीदेगा, वेनेजुएला का, रशिया से भी तेल नहीं खरीदेगा। भारत को जो जो हम कह रहे हैं वो करते जा रहा है भारत। तो अब भारत के ऊपर उस तरह से टैरिफ इंपोज नहीं करेंगे, लेकिन अब वो करने की हालत में ही नहीं है। उनकी सारी शक्ति की जो दरी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खींच लिया और कहा कि आपके पास कोई शक्ति अब बची नहीं है, खत्म हो गया खेल। तो सवाल है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुआ था, क्या वो खत्म हो गया? उसका कोई सिग्निफिकेंस बचा है? क्या नए सिरे से डील होगा? और नए सिरे से अगर डील होगी तो नए परिप्रेक्ष्य में होगी। और अभी जो अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स, खास तौर से इंटरनेशनल व्यापार को लेकर के जो पॉलिसी बना रहे हैं, और जो साइकोपेंट हैं, जो ट्रंप को घिरकी देते हैं और उसको समझाते हैं, कान में जाके कहते हैं कि नहीं साहब, आप तो अब सिकंदर हो गए हैं, आपको जो मर्जी आता है करिए।
क्या वो अब भारत के आर्म ट्विस्ट करने की स्थिति में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत को पता चल गया कि ट्रंप की हैसियत अपने ही देश में लगभग 2 कौड़ी की हो चुकी है। अब ये जो थोड़ा सा थिक मार्जिन दिखाई पड़ रहा है, ये पूरी तरह से थिन मार्जिन में कन्वर्ट हो सकता है और प्रेसिडेंट के पागलपना का नतीजा भुगतना पड़ सकता है। आप देखिए, एक सिंपथाइजर देश जो भारत, एक प्रकार से राइट विंग की सरकार है भारत में, जो उनके प्रति सिंपथाइज कर सकता था, इन्होंने भारतीयों को इतना नाराज कर दिया, जो पिछले चुनाव में पूरे तरह से लगभग 60 से 70% वोटर इंडियंस जो हैं, इनको सपोर्ट किया है। जो डेमोक्रेट के कालखंड में जिन्होंने लाभ कमाया है, लाभ उठाया है, वो आबादी भले ही उन्होंने इनको वोट नहीं दिया, लेकिन ज्यादातर जो भारतीय हैं वो राइट विंग की वजह से इनको समर्थन किया। लेकिन ये आते ही उन्हीं के खिलाफ हो गए हैं साहब। जो एलन मस्क इनको समर्थन करके यहां पहुंचाया, ये उन्हीं के खिलाफ हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में अब टाइड बड़ी तेजी से टर्न कर रहा है, और टर्न कर रहा है वो टाइड उनके खिलाफ। तो इस ज्वार भाटा को ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसी वोलाटाइल सिचुएशन ट्रंप की अमेरिका में रही, तो इस जमीन का, इस विकेट पे भारत अपनी नई स्ट्रैटेजी के साथ गुगली, फास्ट बॉल, आउट स्विंग, इन स्विंग, चाइना मैन, सबकी तैयारी कर रहा है कि अब ट्रंप से डील कैसे किया जाए। भाई, तुम्हारे अधिकार को तो उन्होंने तुम्हारी औकात बता दी। अब रही बात, जो तुम थिन मार्जिन में हो, ये कभी भी और थिन हो सकता है, ये और पतली मार्जिन में बदल सकती है। थोड़ा बहुत ही तुमको मेजॉरिटी मिला हुआ है दोनों हाउस में, तो तुम्हारी हालत खराब हो सकती है। तो अब भारत निगोशिएट कर सकता है और भारत कह सकता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को वापस लो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा अल्ल बल्ल प्रोडक्ट, नहीं चाहिए, इसको वापस लो। तो जो किसानों के हितों की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे थे, अब शायद वो वक्त आ गया है जब भारत अपने दम पर और अपने पैर पे मजबूती के साथ खड़े होकर के फास्ट बॉलिंग करेगा और क्लीन बोल्ड करेगा ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप विल बी सुन बोल्ड, वेरी सुन। क्लीन बोल्ड होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार रहे। और ये जो काम हुआ है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने अपनी हालत इस तरह की बनाई है, उसे किसी और ने बनाया नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि भारत के लिए ये अब परीक्षा की घड़ी नहीं है, भारत के लिए जश्न मनाने का वक्त है। अब ये, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग मिलकर के आप होली का गाना शुरू कर दें, मंजीरे बजाने लगे, ढोल बजाने लगे। लेकिन होली आ रही है, तो भारत को ट्रंप ने, भारत के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत को होली गाने का, तो अब बुरा ना मानो, होली का भी ग्रेफिटी बनना शुरू हो जाएगा ट्रंप के खिलाफ। अभी बहुत बनेगा, आप चिंता मत कीजिए, बुरा ना मानो होली का। तो भारत के लिए ये होली बड़ा ही शुभ होने वाला है, बहुत ही शुभ होने वाला है। जो हैकड़ी दिखा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब उनकी हैकड़ी खत्म हो गई है और चारों तरफ से घिर गए हैं। मिड टर्म इलेक्शन में उनको अभी जाना है और वो परेशानी में है, और सुप्रीम कोर्ट का जो ये मास्टर स्ट्रोक है, वो उनको और अनपॉपुलर कर देगा। इसका मतलब है कि बैकफुट पर आकर के डिफेंसिव खेलना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके लिए वो जाने जाते नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे बैट्समैन हैं जिनका स्वभाव ही एग्रेसिव बैटिंग करना है। अब अपने स्वभाव को मार करके डिफेंसिव बैटिंग करना अगर चाहेंगे, तो वो बोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि उनको आता ही नहीं है डिफेंस खेलना। पता नहीं कब कौन गेंद यॉर्क कर जाए और वो बोल्ड हो जाए, ये उनको मालूम ही नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक एग्रेसिव बैट्समैन है, छक्के चौके लगाने वाले हैं, अनप्रिडिक्टेबल है फुली। अब अगर वो प्रिडिक्टेबल होकर के ठीक से स्टांग्स लेकर के, गार्ड लेकर के, गेंद के मूव को देखते हुए रणनीति बना करके खेलना चाहते हैं, ये तरीका डोनाल्ड ट्रंप को आता नहीं है, और ना ही उनके सलाहकार मंडली को आता है। एक से एक अपरिपक्व सलाहकार उनकी मंडली में है, बहुत ही इमेच्योर। कहना तो मैं और भी कुछ शब्द चाहता था, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए और जियोपॉलिटिक्स के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, और खासतौर से अगर आप जिम्मेदार पत्रकारिता करते हैं तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तो इसलिए मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिस तरह के अपरिपक्व एडवाइजर
उनको सलाह दे रहे हैं और भारत जैसे देश के साथ उनके रिश्ते को खराब करवा रहे हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी सीख है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। इसीलिए मित्रों, एक तो पौने 200 बिलियन डॉलर को लौटाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जाइए निचली अदालत में और निचली अदालत से ये रेमेडी मांग सकते हैं आप। तो हो सकता है कि कोई लोग वहां जाकर के खड़ा हो जाए निचली अदालत में, बोले कि साहब मैं इससे बहुत पैसा तहसील लिया इन्होंने, जबरदस्ती ये पैसा दीजिए, पैसा लौटाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो इनके अपोनेंट है वो कहेंगे पैसा लौटाइए, आपने संबंध खराब कर दिया है। वो इनके अपोनेंट अलग अलग देशों को कहेंगे कि भैया पैसे की डिमांड करो, भारत को भी कहेंगे कि पैसे की डिमांड करिए, आप आपसे ज्यादा पैसा तहसील लिया है, अगर तहसील लिया है। अगर नहीं तहसीला है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिन जिन देशों से अधिक पैसा टैरिफ के नाम पर इन्होंने तहसीला था और तहसीला है, एक एक महीने में इनका बैलेंस शीट ऊपर चला गया था, खजाना इन्होंने डॉलरों से भर दिया था, तो उनको उनके विरोधी कहेंगे कि आप पैसे की डिमांड कीजिए, हम यहां दबाव बनाते हैं। तो दूसरे देश जिनका पैसा इन्होंने तहसील लिया है, उनसे उन्हीं के लोग कहेंगे कि आप डिमांड करिए, हम यहां दबाव बनाते हैं। तो बहुत बुरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप उलझ गए हैं। अब उनका टैरिफ जो है ना, उनके लिए जान का जंजाल बन गया है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप हेम ऑफ द अफेयर्स होते हैं, टॉप पोजीशन पे होते हैं, तो वहां जिम्मेदारी के साथ, और एक देश के आप सुप्रीम हैं, तो पूरे देश को ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। आपका विंसेंट फैंसी, आपका लाइक डिसलाइक काम नहीं करता है, और ना ही करना चाहिए इंटरनेशनल पॉलिसीज को लेकर के, खासतौर से जियो पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी को लेकर के। आपका पर्सनल लाइक डिसलाइक के आधार पर आप एक देश और दूसरे देश के बीच में रिश्ते को तय करने लगे, यह अनुचित है, यह होता नहीं है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। तो जब आप एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो आप अपने पर्सनल लाइक डिसलाइक को ताखे पर रखिए और देश के हित में क्या हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। आप अगर फर्जी नैरेटिव बनाएंगे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा का, और आप देश हित को सबसे आगे रख रहे हैं और इसको रख करके पागलपना करते रहेंगे, जिससे कि आपके देश का हित नहीं हो रहा है बल्कि देश का नुकसान हो रहा है, और फिर आप कहेंगे कि नहीं हम तो देश हित के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां की जनता समझदार है, जनता समझ जाएगी कि आप एक नैरेटिव सिर्फ बिल्ड करना चाहते हैं, आप सिर्फ बदला लेना चाहते हैं। आप जो है डिप्लोमेसी ऑफ रिवेंज, इसमें आप उसकी डॉक्ट्रिन को आप प्रतिपादित कर रहे हैं, और ये डॉक्ट्रिन बहुत लंबे समय तक चलती नहीं है। तो जो रिवेंज डॉक्ट्रिन है, इसको आपको ताके पर रखना पड़ेगा, और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप को बात समझ में आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप एक परिपक्व राष्ट्राध्यक्ष के रूप में व्यवहार करेंगे और अपना ये जो टैरिफ डिप्लोमेसी वो जो खेल रहे थे डराने का, ये धंधा वो छोड़ देंगे, और जल्दी उनका ये 10-15% वाला जो टैरिफ है ना, इस पर भी कुठाराघात होने वाला है। लेकिन एक बात तय है कि भारत अब अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील करेगा उसको नए सिरे से देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।